की बात करेंगे और अपने को जो आज फेज डील करनी दैट इज एम फेज डिस्कस करेंगे। एम फेज अगर माइटोटिक में हो तो एम फेज का मतलब क्या होगा? माइटोटिक। और जो माइटोटिक फेज है, जो माइटोटिक डिवीजन है दैट इज नोन एज द डुप्लीकेशन डिवीजन, जिसके केस में एक सेल डिवाइड हो और कितने सेल बने? दो सेल बने और दोनों के क्रोमोसोम नंबर क्या हो? सेम है, उसको आप क्या बोलते हो? माइटोटिक बोलते हैं। तो इससे पहले हमने बात करी थी किसकी? आई फेज की, इंटरफेज की बात करी थी। इंटरफेज में हमने कौन कौन से फेजेस डील करे थे? जीवन। जीवन के अंदर क्या हुआ था कि जितने भी ऑर्गेनेल थी वो डबल होने स्टार्ट होती है। न्यूक्लियोटाइड, अमीनो एसिड, ये चीजें क्या होगी? डबल। छोटे ऑर्गेनेल क्या हो गई थी? डबल हो गई थी। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड था वो कहां पर डबल हो रहा था? उसके बाद में नेक्स्ट फेज कौन सी थी? दैट इज द सिंथेसिस फेज, जिसके अंदर कौन सी चीज होती थी? डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, डीएनए की अमाउंट डबल हो रही थी। ठीक है, डीएनए की अमाउंट डबल हो रही थी 2C से 4C, बट क्रोमोसोम नंबर क्या थे? सेम। ठीक है, इसके अलावा और किसकी फॉर्मेशन हुई थी वहां पे? स्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई थी। इसके अलावा सेंट्रियोल भी बने थे। कहां पर हुए थे वो? साइटोप्लाज्म। उसके बाद में आई थी कौन सी फेज? G2 फेज। G2 फेज को हमने बोला था गैप सेकंड फेज या फिर ग्रोथ सेकंड फेज बोलते हैं। उसमें किसकी फॉर्मेशन हुई थी? ट्यूबुलिन प्रोटीन यानी स्पिंडल वगैरह की फॉर्मेशन होने के लिए स्टार्ट हो गई थी। इसके अलावा जो कुछ चीजें बच गई थी काइनेटोकोर वगैरह, वो वहां पर हो गई थी डबल। G2 फेज के अंदर सेल कैसे होगी? फुली मैच्योर होगी फॉर द डिवीजन। फुली मैच्योर है तो G2 फेज से सेल किसमें एंटर करेगी? एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज में एंटर करेगी। ठीक है, एम फेज के दो टाइप हो सकते हैं, माइटोटिक और मियोसिस। आप किस डिवीजन की बात कर रहे हो वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हमने डाला कि एम फेज दैट इज द माइटोटिक फेज। ठीक है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन पे हमें बात करनी है। जो माइटोटिक डिवीजन है दैट इज आल्सो नोन एज द सोमेटिक सेल डिवीजन, क्योंकि ये जो माइटोटिक डिवीजन है वो किस सेल में होता है? सोमेटिक सेल में। हमारे अंदर दो तरह की सेल है, एक तो कौन सी है? सोमेटिक सेल, जिससे हमारी स्किन वगैरह की हो गई ये, और दूसरी सेल कौन सी बेटा? जर्मिनल सेल या फिर जिसको आप जर्म सेल बोलते हैं। जर्म सेल्स क्या कराती है? गैमेट्स की फॉर्मेशन करती है, स्पर्म और एग की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस। जब भी गैमेटोजेनेसिस होगी तो कहां पर होगी? वो जर्म सेल के अंदर होगी। और जर्म सेल में गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन चलेगा? मियोसिस। ठीक है, तो बेटा जर्म सेल में कौन सा डिवीजन चलेगा? मियोसिस डिवीजन। तो मेक द गैमेट्स। गैमेट्स बनाने के लिए मियोसिस डिवीजन रन। और गैमेट का बनना क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट नोन एज द गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन? मियोसिस। गैमेटोजेनेसिस में बेटा दो तरह के गैमेट बनते हैं, एक तो बनता है स्पर्म और एक बनता है एग। तो स्पर्म का बनना अलग प्रोसेस हुआ, ठीक है, और एग का बनना क्या हुआ? अलग। स्पर्म की फॉर्मेशन क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कहां पर होगा स्पर्मेटोजेनेसिस? की साइड क्या होगी? टेस्टिस होगी, तो रन इनटू टेस्टिस। इसी तरीके से दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एग दैट इज नोन एज द oogenesis। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ एग, एग का बनना ये कहां पर रन करेगी? ओवरी में रन। तो हमने बेसिक देख लिया कि जो मियोसिस डिवीजन है वो किसमें चलेगी? जर्मिनल सेल में, जर्म सेल्स में चलेगी। दूसरी सेल बची हमारी कौन सी? सोमेटिक सेल, जो गैमेट बनाने में इन्वॉल्व नहीं होती।
तो वहां पर कौन सा डिवीजन चलेगा? माइटोटिक डिवीजन रन करेगा। तो यहां पर चलता है कौन सा? माइटोटिक डिवीजन रन करेगा। तो F for growth, maintenance और रिपेयर, इनको करवाने के लिए माइटोटिक डिवीजन। तो हमें आज कौन सा डिवीजन डील करना है? माइटोटिक डिवीजन डील करना है। मियोसिस को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होंगे वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माइटोटिक डिवीजन क्या है, कौन कौन सी फेजेस से रन करें। अगर मैं माइटोटिक डिवीजन की बात करूं तो एक ऐसा डिवीजन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल से कितने सेल बने? 2 सेल बने। दोनों सेल के अंदर जो प्लॉइडी होगी, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे मान लो बोलो कि यहाँ पर एन कंडीशन है, हैप्लॉइड सेल में भी चल सकती हो, डिप्लॉइड में भी चल सकती है। माइटोटिक डिवीजन कैन टेक प्लेस इन द बोथ हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड सेल, दोनों के अंदर चल सकती है। अगर हैप्लॉइड में चलेगी तो आने वाली सेल भी कैसी होगी? हैप्लॉइड। अगर मैं बोल दूं कि डिप्लॉइड है बेटा, आने वाली सेल भी कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी। तो डेफिनेशन क्या होगी? ए प्रोसेस इन विच सिंगल सेल प्रोड्यूस द 2 सेल विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज द माइटोटिक डिवीजन। क्लियर है? A process in which single cell produce the 2 cells with the same number of chromosomes, that is known as the mitotic division and generally take place in the somatic cells. ये जो माइटोटिक डिवीजन है that is single step process, जैसे कि मियोसिस में 2 होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, बट यहाँ पर जो माइटोटिक होगी वो कैसे होगी? सिंगल फेज प्रोसेस, यानी कि एक ही फेज में वो रन करेगा। दैट इज सिंगल फेज प्रोसेस। दोनों में रन करेगी, प्लांट में भी रन करेगी और एनिमल्स के अंदर भी रन करेगी। इसकी बात करते हैं तो एम्फेज जो सेल डिवीजन का सबसे ज्यादा मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, इस फेज के अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो जो एम्फेज है दैट इज नोन एज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल डिवीजन। सबसे ज्यादा डिफरेंट टाइप के चेंजेस इसमें आएंगे एम्फेज के अंदर। हमें बात करनी थी इसकी माइटोटिक या फिर माइटोसिस डिवीजन की बात करनी है। तो हम बोलते हैं कि जो एम्फेज है या फिर जो माइटोटिक फेज है उसमें 2 चीजें आती है। पहला कौन सा? केरोकाइनेसिस and the second one is the साइटोसिस। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आपका एम्फेज कहलाता है। केरियोकाइनेसिस, केरियो का मीन न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब मूवमेंट या फिर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होगा। केरियो का मीन न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ये तो क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। वो क्या कहलाता है? केरियोकाइनेसिस कहलाता है। और जो केरियोकाइनेसिस होगा उसमें कितनी फेजेस आएगी? 4 फेजेस आएगी। 4 फेजेस कौन कौन से आएगी इसमें? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये चारों फेज मिलके केरियोकाइनेसिस की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ही इसे 2 न्यूक्लियस बनेंगे उसके बाद में फिर साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। साइटोप्लाज्म में पूरा क्या रहेगा? साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर होगा ब्रेकडाउन ऑफ साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन। यहां पर कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन हो गया। साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में बेटा क्या कंप्लीटली ब्रेकडाउन हो जाएगा।
साइटोप्लाज्म के टूट के एक दूसरे से अलग हो गया है, तो फाइनली कितनी सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी? तो इन दोनों में से पहले इवेंट कौन सा चलेगा आपका? दिस वन इज द फर्स्ट इवेंट एंड दिस वन इज द सेकंड इवेंट। सेकंड। अगर मैं बात करूं माइटोटिक की, तो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर चलती है। प्लांट में जो डिस्कवर किया था इसका, जो स्टडी करी थी प्लांट माइटोसिस की, दैट इज बाय स्ट्रासबर्गर। स्टडी बाय द स्ट्रासबर्गर। अगर हमें माइटोसिस को स्टडी करना है, अगर माइटोसिस को स्टडी करना है और पूछे जाएगा बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द माइटोसिस, तो आंसर आएगा ऑनियन टिप रूट। जो प्याज है उसको अगर आप पानी में डुबो के रखते हो 4 to 5 डेज, तो व्हाइट कलर के थ्रेड निकलने स्टार्ट होते हैं। आपकी प्रैक्टिकल भी है कि आप उस थ्रेड से क्रोमोसोम कैसे देख सकते हो, आपको करवाई जाएगी, ठीक है, कि क्रोमोसोम कैसे अपीयर होंगे। तो माइटोसिस को अगर स्टडी करना है आपको, तो आप किसका यूज करोगे? ऑनियन टिप रूट का यूज करोगे। तो प्लांट के अंदर ऑनियन टिप रूट का यूज, ठीक है। तो प्लांट माइटोसिस की बात करें तो स्टडी बाय द स्ट्रासबर्गर। अगर एनिमल की बात करें बेटा, एनिमल माइटोसिस, so that is given by Gower and Fleming। दो साइंटिस्ट थे, गोवर और फ्लेमिंग, इन दोनों ने इसको स्टडी किया। अगर हम एनिमल की बात करें तो हम स्किन वगैरह के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे क्रैक होता है, कोई भी टूट फूट लगती है, तो वहां पर वो फटाफट क्या कर जाता है? रिकवर कर जाता है। कौन सा डिवीजन काम करने लग रहा है? माइटोसिस या फिर माइटोटिक डिवीजन काम करने लगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बात करनी है किसकी? प्लांट या एनिमल में से किसी एक की भी बात कर सकते हैं कि वो अगर एम्फेज में जा रहा है तो सबसे पहले किस में जाएगा? कैरियोकाइनेसिस फेज में जाएगा। और हमने यहाँ पर 4 फेज देखे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। चारों फेजेस को पास करता हुआ आगे की तरफ जाएगा। किस फेज में क्या क्या डिफरेंस होगा, वो चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मैं बात करूं क्या माइटोसिस डिवीजन कभी भी सेक्स सेल के अंदर या फिर जर्म सेल्स के अंदर चलता है, तो आंसर क्या होगा? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो फेज आते हैं ग्रोथ फेज, है ना। तब जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, अगर उनके नंबर बढ़ाने हैं तो कौन सा डिवीजन चलेगा? पहले माइटोटिक डिवीजन। तब बहुत सारे तब जर्मिनल एपिथेलियल सेल हो गई, तो उसके बाद अगर गैमेट बनाने तो फिर कौन सा डिवीजन चलेगा? मीयोसिस, ठीक है। लेकिन जर्म सेल में स्टार्टिंग में जर्मिनल एपिथेलियल सेल के नंबर बढ़ाने के लिए कौन सा डिवीजन चलेगा? माइटोटिक डिवीजन चलेगा। तो यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, माइटोसिस डिवीजन आल्सो टेक प्लेस इन germ cell to increase the number of इसके जर्मिनल एपिथेलियल सेल, जो टेस्टिस में भी होगी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में, और ओवरिक एसिड में देखते तो बाहर की तरफ भी होती है। तो किसका नंबर बढ़ाना है? नंबर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल, उनके नंबर बढ़ाने के लिए बेटा यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन। बट अगर नंबर बढ़ चुके हैं उसके बाद अगर गैमेट की बात करनी है तो फिर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस, ठीक है। तो ये आपका हुआ बेसिक इसका माइटोसिस का, कि माइटोसिस कहां पर रन करती है, इसने फाइंड आउट करी थी कौन कौन से फेजेज होते हैं। उसके बाद में बात करेंगे इसकी एम फेज, यानी कि माइटोटिक में जो पहला फेज आएगा आपका कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, उसमें आपकी सेल कैसे अपीयर होगी, और जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करते हुए जाएंगे प्रोफेज से मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो सेल के अंदर क्या क्या डिफरेंस आएगा वो हमें डिस्कस, ठीक है। माइटोसिस को हम डुप्लीकेशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि जो डीएनए वो बिल्कुल सिमिलर डबल होता है, फिर उसको डुप्लीकेशन फेज। और
डिवीजन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट सेल डिवीजन और एक होता है डायरेक्ट सेल डिवीजन। इनडायरेक्ट सेल डिवीजन क्या होता है? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन। और दूसरा टाइप कौन सा होता है बेटा आपका? डायरेक्ट सेल डिवीजन। वो डिवीजन जिसके अंदर सेल डिवाइड हो लेकिन उससे पहले न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या करेगी? डिजनरेट करेगी। एस्टर और स्पिंडल की फॉर्मेशन होगी तो उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। एक ऐसा डिवीजन जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटे, एस्टर और स्पिंडल की फॉर्मेशन हो, उसको आप क्या बोलते हो? इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हो। ये डिवीजन nuclear membrane get breakdown and formation of external that is known as the indirect cell division। इसमें क्या बेटा डिवीजन है? माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस। ये दोनों डिवीजन कौन से आपके? तो इनडायरेक्ट सेल डिवीजन था जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटे और साथ में एस्टर स्पिंडल की फॉर्मेशन हो, उसको हम इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें दो टाइप आएंगे आपके, माइटोसिस एंड द मियोसिस। दूसरा है डायरेक्ट सेल डिवीजन, एक ऐसा डिवीजन जिसमें ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने की रिक्वायरमेंट हो और ना ही स्पिंडल वगैरह फॉर्मेशन की नीड हो। जो न्यूक्लियस है जो सेल हो क्या करेगी? डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगी। दैट इज नोन एज द डायरेक्ट सेल डिवीजन। ठीक है, तो नो नीड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन breakdown and no need of ester and spindle forms। जनरली में दो ही नाम सुने हुए थे डिवीजन के, माइटोसिस और मियोसिस। एक तीसरा डिवीजन और आप सुन लो, दैट इज एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जो एमाइटोसिस है वो जनरली बैक्टीरिया के अंदर जो लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर ये नीड होती है, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस है नहीं, क्या उसके अंदर न्यूक्लियोइड है, तो जस्ट उसकी अमाउंट क्या होगी? डबल होगी। मीजोसोम की फोल्डिंग होगी, 1 से 2 मीजोसोम बनेंगे और डीएनए के साथ में अटैच होगी, क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो वहां पर ना तो एस्टर की नीड होगी और ना ही क्या होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिवीजन की नीड होगी। तो दैट इज द एमाइटोसिस डिवीजन। कहां पर चलेगा? रन इनटू बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो और टाइप, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसके बाद में फिर हम बात करते हैं फाइनली किसके ऊपर आता है? एम फेज के ऊपर आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज। तो एम फेज में सबसे पहले आते हैं कैरियोकाइनेसिस पे। ठीक है, तो माइटोसिस में सबसे पहले हम डील करेंगे किसको? कैरियोकाइनेसिस को, यानी कि न्यूक्लियस के ब्रेकडाउन को। और जो न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होता है वो कितने फेज में होता है? 4 फेज में। कौन कौन सी फेज थी? प्रोफेज, पहली फेज थी हमारी प्रोफेज। दूसरी फेज है बेटा मेटाफेज। थर्ड वन इज द एनाफेज। लास्ट फोर्थ वन इज द टेलोफेज। अच्छा, अगर हम
फेज, प्रोफेज। देखिए जब सेल डिवीजन होता है तो कोई भी ये फेजेस नहीं आते, है ना, सिर्फ हमने अपने कंफर्ट के हिसाब से, इसको समझने के हिसाब से ये फेजेस बनाए, अदरवाइज सेल अपना रेगुलर चलती जाएगी। सिर्फ हमने उसको अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग स्टडी करना था, तो हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहली फेज है प्रोफेज, जिसमें द लार्जेस्ट फेज, जो सबसे बड़ी फेज है आपकी प्रोफेज। प्रोफेज को भी हम कुछ सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है, क्योंकि बड़ी है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो एक साथ में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको हम छोटे छोटे 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो सबसे पहले बात है इस पे अर्ली प्रोफेज पर। फर्स्ट वन इज द अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? दिस वन इज द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर की तरफ क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखिए कि साइटोप्लाज्म में था हमारा सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रोसोम, जिसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ड्रॉ कर दें सेंट्रोसोम को हमने ड्रॉ कर दिया, स्टार्टिंग में एक ही बॉल होगा। इसके अंदर बेटा क्या रहेगा? यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रहेगा, यानी कि डीएनए रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये जितने भी डीएनए क्रोमोसोम है वो सारे के सारे लूज फॉर्म में होते हैं। सभी के एंड, क्रोमोसोम के एंड किससे जुड़े हुए रहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं, तो आपको किसी का भी फ्री एंड अपीयर नहीं, ठीक है। कहीं कहीं पे जब क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करते हैं तो एक स्पेशल रीजन बनता है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोलस है दैट इज नोन एज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम सेल में कहां पर बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं। तो दिस वन इज द राइबोसोम फैक्ट्री, इसका राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, जो कुछ क्रोमोसोम के ओवरलैप होने से बनता है। आपने पढ़ा होगा NOR, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, जिसको आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, आपने क्रोमोसोम में पढ़ा था। जब वो यहाँ पर ओवरलैप करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है। तो बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द NOR यहाँ पर ओवरलैप। क्रोमोसोम नंबर याद करो कि कौन कौन से थे जिसके अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन थी? NOR था 13, 14, 15, 21st और 22nd। ये 5 क्रोमोसोम के जोड़ने से न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 and the 22nd. These are the 5 chromosomes which have secondary construction of a repeated DNA and these are responsible for the formation of the nucleus. ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि जितने भी क्रोमोसोम है किसी का भी एंड आपको फ्री नहीं दिखाई देगा। तो एक पॉइंट लिखते हैं कि फ्री एंड्स आर नॉट अपीयर। फ्री एंड्स अपीयर। तो जो न्यूक्लियस है वो एक गोलन बाल के जैसे दिखाई देता है, जिसे ओन का गोल होता है, इस पे ओन लिपटी हुई होती है, कुछ वैसे ही दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि उसमें भी आपको फ्री एंड नहीं दिखाई देते। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी। तो जो प्रोफेज है दैट इज नोन एज द स्प्रिंग बाल कंडीशन या फिर वुलन बाल स्टेज, ठीक है। तो दिस फेज इज नोन एज स्प्रिंग या फिर स्प्रिंग बाल कंडीशन और आल्सो नोन एज द वुलन बाल। तो ये पहला फेज कि जिसके अंदर सेल ऐसी अपीयर हो, बाहर की तरफ सेंट्रल हो गए, वो डबल हो चुके हैं, 1 से 2 सेंट्रल थे, ठीक है।
यहां पर क्या है, पैकिंग। अब क्या होगा, मिड फेज के अंदर जो सेंट्रियोल है वो कहां पर जाएंगे, एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट करेंगे, पोल्स की तरफ वो मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। क्रोमोसोम थोड़े से होंगे कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट होने की जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रियोल से एस्टर स्पिंडल की क्या जाएगी, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी की पूरी डिसअपीयर हो जाएगी, सेंट्रियोल कहां पर चले जाएंगे, पोल्स पे चले जाएंगे, क्रोमोसोम किससे अटैच हो जाएंगे, सेंट्रियोल से अटैच हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म टोटली हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका एंड प्रोफेज कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका पहला आ गया अर्ली प्रोफेज में ये चीज आपको दिखेगी। दूसरी फेज क्या होगी, मैं आपको साथ के साथ इधर करवा दूं, चलो पहले अभी ये कर लीजिएगा अर्ली प्रोफेज, उसके बाद में फिर सेकंड फेज, अर्ली के बाद में मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज बेटा, मिड प्रोफेज में क्या क्या चीज मिल जाएंगी सेल के अंदर, वो चीज देखनी। सबसे पहले जो सेंट्रियोल थे वो कहां पर जाएंगे, दूर शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वो दूर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं, पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, फुली डीजनरेट नहीं है बल्कि क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट हो गई, ठीक है। जो ये न्यूक्लियस था इसका साइज तो बेटा स्मॉल, छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। जो क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड लूज फॉर्म में थी वो भी क्या होने लग जाएगी, शॉर्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में आनी वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि शॉर्ट क्रोमोसोम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अभी फुली कंडेंसेशन नहीं हुआ है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम छोटा होना स्टार्ट। तो मिड प्रोफेज में क्या क्या डिफरेंस आया, एस्टर पोल्स की तरफ जा रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो रही है, न्यूक्लियस मोर छोटा हो गया, और क्रोमेटिडिया के क्रोमोसोम हो गए शॉर्ट हो गए, ठीक है। ये सभी किस में हुआ आपका, मिड प्रोफेज। तो बेटा मिड प्रोफेज में कौन कौन सी चीजें आएंगी, एस्टर या फिर सेंट्रियोल मूव अपार्ट, दूर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स पोल, पोल की तरफ जा रहे हैं। दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रही है, डीजनरेट कर रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डीजनरेशन, डीजनरेट ब्रेकडाउन होने का वही है, स्टार्ट हो गई। इसके अलावा न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, स्मॉल, छोटा होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस गेट रिड्यूस, छोटा साइज हो जाए। इसके अलावा जो क्रोमेटिड थे, जो क्रोमोसोम था वो कैसा हो गया, छोटा होना स्टार्ट हो गया। अगर छोटे होंगे तो बेटा इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी क्या हो गए, दूर हो गए, ठीक है। तो साइज ऑफ क्रोमेटिड गेट डिक्रीज या फिर रिड्यूस, इसका साइज छोटा स्मॉल होना स्टार्ट हो गया। सेंट्रियोल से किसकी फॉर्मेशन हो गई थी, स्पिंडल और एस्टर रेट की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्पिंडल डेवलप हो चुके हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई, और बेटा यहां से आपके एस्टर रे भी निकलती है। अभी आपको मैं बताता हूं कि एस्टर और एस्टर रे क्या है। ये सेंट्रियोल है, ठीक है, इसमें द सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से क्रोमोसोम की तरफ आगे तो क्या निकलेगा, स्पिंडल की फॉर्मेशन होगी, किस प्रोटीन की बनी हुई रहेगी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई रहेगी, नोन एज द स्पिंडल। किस प्रोटीन के है, कंसिस्ट ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। बेटा पीछे की तरफ यहां पर एस्टर रे डेवलप होगी, एस्टर रे बनी, तो सेंट्रियोल प्लस में एस्टर रे, दैट इज नोन एज द एस्टर।
दोनों में ये डिफरेंस होगा कि एस्टर रे प्लस में सेंट्रियोल, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। तो सेंट्रियोल से एक तरफ क्या बनेगा, स्पिंडल, और दूसरी तरफ क्या बनेगा, एस्टर रे। ठीक है, तो ये सारे के सारे चेंजेस किसमें आएंगे, मिड प्रोफेज में। ठीक है, तो अगला फेज कौन सा होगा, लेट प्रोफेज होगा, जिसमें न्यूक्लियर मैग्नेटोलिक हो जाएगी, डिसअपियर।